जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में, एक ऐसा सब्जेक्ट जो यूपीएससी, एमपीपीएससी और अदर स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो होता है उसमें काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। हम उसको शून्य से लेकर शिखर तक कंप्लीट करने वाले हैं। बैच 0 से लेकर कंप्लीट इस सिलेबस का कंप्लीशन देखेंगे। साथ ही साथ इससे संबंधित जो एमसीक्यूज हैं, पीवाईक्यूज हैं, उनको भी एनालिसिस करने वाले, उन्हें डिस्कस करने वाले। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उस वीडियो को अंत तक देखें, तो आपका एक जो सब्जेक्ट है वो पूरा कंप्लीट होगा, इस बात का गारंटी आपको मिलता है। साथ ही साथ रेगुलर रात 9 बजे आपको ये चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो है उसे ऑन करें। अब तक हमने 3 लेक्चर्स आर्ट एंड कल्चर के कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है और पिछले 3 लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन के साथ में आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में, फिर हड़प्पन आर्किटेक्चर के बारे में, एंड देन हमने मौर्यन आर्किटेक्चर या बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का डिस्कस किया। अभी जो हमारा पार्ट है वो पोस्ट मौर्यन आर्किटेक्चर या स्कल्पचर के बारे में। जब हम आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के बारे में बात करते हैं तो हमने उन्हें 5 डिफरेंट सेगमेंट में क्लासिफाई कर रखा है। पहला सेगमेंट जिसे हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम दिया, सेकंड सेगमेंट जिसे हमने बुद्धिस्ट आर्ट जो बेसिकली मौर्यन और पोस्ट मौर्यन एरिया में डेवलप हुआ उसको दिया, तीसरा हमने गुप्ता पीरियड का समय डेवलप हुआ और पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो टेंपल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ उसे तीसरे फेज में, एंड 4th फेज में हमने रखा इस्लामिक आर्किटेक्चर, मुस्लिम समय के समय में मेडावल टाइम पीरियड में जो डेवलपमेंट हुए उन डेवलपमेंट को, एंड द लास्ट हमारा है मॉडर्न आर्किटेक्चर जिसमें आपका ल्यूटेंस का दिल्ली वाला जो सेगमेंट है वो सेगमेंट इंक्लूड होगा। अभी तक हम क्या कर चुके हैं, तो अभी तक हम पहले 3 हिस्से को कंप्लीट कर चुके हैं। हमने बेसिकली एक इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है, देन हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला पार्ट सेकंड लेक्चर में देखा, 3rd लेक्चर में हमने मौर्यन पीरियड में जो भी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुए उनको स्टडी किया। अब हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो आता है पोस्ट मौर्यन आर्किटेक्चर को लेकर। तो आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड पर डेवलप हुए उन आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स के बारे में जिन्होंने सही सिविलाइजेशन में एक बड़ा इंपैक्ट जो है वो दिया, साथ ही साथ बुद्धिज्म के डेवलपमेंट में एक बड़ा हाथ जो है वो रखा। जब हम पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में बात करें तो ये पीरियड जो है एक क्लाइमेक्स दिखता है आपको पिलर्स और स्तूपा के कंस्ट्रक्शन का। ये पीरियड एक क्लाइमेक्स है स्कल्पचर का। क्लाइमेक्स इसलिए कहा जाता है जहां पर एक फार्मोस डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बाद आपने कोई एडिशनल डेवलपमेंट जहां नहीं देखा उसे आप क्लाइमेक्स का शब्द जो है वो यूज करें। 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस पीरियड में आपको देखने को मिलते हैं, दैट आर द केव्स, स्तूपास एंड स्कल्पचर। ये 3 चीजें आपको क्या मिलेगी इस पोस्ट मौर्यन पीरियड में मिलने वाली। ये पीरियड कब से कब तक का है, तो लगभग आपका 2nd सेंचुरी बीसीई से लेकर मैं अगर बात करूं तो 2nd सेंचुरी सी तक वाला जो पीरियड है, इस पूरे पीरियड को हमने किस में डाल रखा है, पोस्ट मौर्यन पीरियड में डाला, जिसमें आपके सातवाहना के बाद में हुए आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट वो भी दिखते हैं। साथ ही साथ पोस्ट गुप्ताज में शुंगास के समय, कुषाण के समय, इंडो ग्रीक के समय जो एक चेंजेस इंडियन सोसाइटी में आए, जो इन्फ्लुएंस हमें फॉरेन सॉइल से मिलने को मिला, क्योंकि विदेशों का इन्फ्लुएंस हर बार आता है। जब भी आपका विदेशी आपके यहाँ आते हैं तो जैसे इंडिया में अगर बात किया जाए तो फूड हैबिट्स चेंज हो गई फॉरेन इन्फ्लुएंस के कारण, क्लोथिंग चेंज हुआ फॉरेन इन्फ्लुएंस के कारण, आर्किटेक्चर अगर आप देखेंगे तो उसमें भी एक चेंज दिखता है फॉरेन इन्फ्लुएंस के कारण। तो जैसा आज हुआ वैसा ही पहले भी हुआ, तो वो सारा इन्फ्लुएंस एक चेंज आपको जो है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं केव्स के बारे में। केव्स जो बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हुआ करता था उस समय, इनका डेवलपमेंट हुआ। केव्स का उपयोग क्यों होता था, तो बुद्धिज्म में जो मॉन्क हुआ करते थे वो केव्स का, बुद्ध जैन सिर्फ बुद्ध तक सीमित नहीं था, जैन में भी इसका उपयोग देखा हमने, सनातन हिंदुइज्म में भी हमें इसका उपयोग देखा। तो ये जो लोग हैं इसमें रहा करते थे, साथ ही साथ क्या करते थे, प्रेयर के लिए इनका यूज करते थे। इसलिए 2 नाम हम यूज करते हैं। एक नाम आपने सुना होगा जिसे हम विहार कहते हैं। विहारा एक रेसिडेंशियल और रेस्ट प्लेस होते हैं, जिनको हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया। दूसरा जो होता है वो होता है आपके चैत्यगृह, चैत्यास, जिन्हें हम प्रेयर हॉल बोलते हैं। इन दोनों का डेवलपमेंट अपने क्लाइमेक्स पर किस समय पहुंचा, पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड। पहाड़ है, रहना है, सीधे रह सकते थे, मतलब अगर केव में रहना है तो मॉन्क को कोई आवश्यकता होती नहीं, परंतु उन मॉन्क के लिए भी उन केव्स को बिल्कुल अंदर अगर आप देखा जाए तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज किया गया, उन पे कार्विंग की गई, गेट उनके बड़े फैबुलस बनाए गए, अंदर बुद्धा के साथ साथ बुद्धा की जात का टेल्स को वो भी एक्सप्लेन आपको देखने को मिलता है। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो लगभग 29 केव्स हमें अजंता से मिली, जिनमें से 4 चैत्यगृह हैं और 25 के आसपास आपको विहाराज वहां देखने को मिलते हैं।
फेमस केव्स इस समय की काफी कोई सारी है, पर चैत्या जो कार्ले है, विहारास जो नासिक में अवेलेबल है, वो प्रोमिनेंट होती है, जहां से हमें एक फेबुलस आर्किटेक्चर, एक पोस्ट मॉडर्न पीरियड का एक रिमार्केबल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जो आज भी लैक्स ऑफ पीपल को पर एनम अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इंडियन टूरिज्म का एक बड़ा पार्ट बना हुआ। अगर इन चैत्यास में अगर हम चले तो सबसे पहले जो केव आती है वो आती है आपकी कार्ले चैत्या। ये एक चैत्यग्रह है। चैत्यग्रह का मतलब ये एक प्रेयर हॉल हुआ करता था, जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क प्रेयर किया करते थे। अगर इसका बाहरी हिस्सा गेट देखें तो उस गेट को काफी मेगा स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाया गया, ठीक है, उस पर पूरी कार्विंग की गई और उस कार्विंग के साथ साथ उसको कहते हैं ना कि वो आज में सिंपल नहीं, वो एक अट्रैक्शन का एक साधन जो है वो बनाया। गेट पर काम किया, पर गेट के साथ साथ इनर ब्यूटी पर भी काम किया गया। पिलर्स इंस्टॉल किए गए, पिलर्स के ऊपर बुद्धिस्ट से संबंधित जितनी भी जात का स्टोरीज है उन स्टोरीज का मेंशन किया गया। एक पॉपुलर डोम बनाया गया और उस डोम के साथ में बुद्धिस्ट सिंबल जो है उन सिंबल को इंस्टॉल किया गया। छत्र का नाम हमने जब हमने स्तूपास को डिस्कस किया तब भी बोला कि बेसिकली 3 छत्र का होना बुद्ध धम्म और संघ को आइडेंटिफाई करता है, वही एक छत्र का किसी न किसी एक सेगमेंट को। तो ये डेवलपमेंट कहां हुए? ये डेवलपमेंट इन केव्स में हो। तो सबसे प्रोमिनेंट एक केव जो रहती है, जो देखने अभी वर्तमान में भी एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, उसमें नाम आता है आपका कार्ले केव का। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जो आपके नोट्स के हुए काम में आना। देखिए, लार्जेस्ट चैत्यग्रह अमंग द बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट इन इंडिया, सबसे बड़ा है, has a huge lion pillar in front of Chetyagraha. Only 2 caves has the design Kala and Kanehri. ये दो ही जगह पे आपको ये डिजाइन मिलता है और कहीं डिजाइन नहीं मिलता। स्तूप हैज अ सिलेंड्रिकल ड्रम शेप। अंदर अगर आप देखेंगे तो एक सिलेंड्रिकल ड्रम शेप आपको दिखेगा। ऑक्टागोन शेप्ड पिलर बिहाइंड स्तूपा विदाउट एनी डेकोरेशन, ये आपको मिलेंगे। हैज बीन एग्जिबिटेड फ्रॉम द लिविंग रॉक एंड इन is unparalleled for its lofty and elevated impression, जो कहीं ना कहीं कहता है कि नहीं भैया, आपने एक सिंगल स्ट्रक्चर को उसमें से कार्विंग करके आपने इतना बड़ा स्ट्रक्चर वहां पर खड़ा किया। ये कार्ले के बारे में। वहीं दूसरा अगर विहारा के बारे में बात की जाए तो पॉपुलर विहारा है वो है नासिक का विहारा। ये रेसिडेंशियल प्लेस हुआ करता था आपका मॉन्क वगैरह का, और वैसे रेसिडेंशियल प्लेस आपको नासिक के आउटस्कर्ट्स में मिल जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये विहारा के हैं, जो कहां पर सिचुएटेड है? ये महाराष्ट्र के नासिक में सिचुएटेड है, जो एक प्रोमिनेंट प्लेस या बुद्धिज्म का अट्रैक्शन जो है वो दिखता है। यहां से आपके नोट्स के लिए कंटेंट कि इट इज ऑल्सो नोन एज पांडुलिनी। कई लोग इसे, जो महाभारत में पांडव हुआ करते थे उनसे यूनाइट करते हैं, ये कहते हैं यहां से पांडव का काम था, पर शायद कई लोग इस बात को रिजेक्ट कर देते हैं, हिस्टोरियन इस बात को रिजेक्ट करते हैं कि ये केव जो है ये पांडव से बिलोंग करते हैं। उनका मानना है कि इट इज समवेयर बिलोंग्स टू होम द बुद्धिस्ट मोंक। अ ग्रुप ऑफ 24 केव्स हमें विहार के रूप में नासिक में मिली, जो बेसिकली हीनयान बुद्धिज्म का क्या करती है आपका देती थी, पर समय के साथ इसका कैरेक्टर बदला और वो महायान बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया। ये महाभारत के पांडव से भी इसका रेसलेंस है, परंतु हम ये कह देते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं। मोस्ट ऑफ द केव्स जो विहाराज है एक्सेप्ट द 18th केव जो एक चैत्या है, बाकी 24 में से आपकी 23 क्या है वो आपकी विहारा के कंटेक्स्ट में आती है। द केव लॉज आइडल्स ऑफ बुद्धा एंड बुद्धिस्ट, इनसे संबंधित आइडल्स मिलते हैं। सम केव आर इंट्रिकेटली कनेक्टेड विद स्टोन कट लेडर्स दैट जॉइन देम टू द अदर केव्स, contained interesting sculptures and the cave were called Pandru, which means Pali language means yellow। ठीक है, इस चीज को किस नाम से जाता है? येलो ऑर्चिड कलर के आधार पर जाना जाता है। तो ये एक ऐसी केव जो अपने कलर के कारण क्या है या उस आधार पर भी जानी जाती है एज ए स्ट्रक्चर। तो विहारा के नासिक, ये कहां पे? नासिक में सिचुएटेड। ये कुछ प्रोमिनेंट एस्पेक्ट्स जो है आपको मिलेंगे इस पूरे एरिया में। अगला जो पार्ट इस टाइम पे डेवलप हुआ वो स्तूपा से संबंधित आता है। स्तूपा जिसमें अपने स्तूपा, इनका डेवलपमेंट स्टार्ट तो वैदिक काल से हुआ, पर मौर्यन में इसको एक बड़ा एक एक्सटेंसिव डेवलपमेंट देखने को मिलता है, पर पोस्ट मौर्यन में भी काफी बदलाव इसके एक क्लाइमेक्स वाला स्टोरी हमें देखने को मिलता है। सो मौर्यन, पोस्ट मौर्यन फेज में एनलार्ज स्तूपा कंपेयर टू दी मौर्यन पीरियड बड़े बड़े मिले। गेटवेज, तोरण आर नाउ मोर इंट्रिकेटली डेकोरेटेड, ज्यादा अच्छे तरह से तोरण वगैरह जो है वो बनाए गए। ये हमने जब स्तूपा देखे थे, सांची स्तूप वगैरह को एक्सप्लेन किया था, तब भी आपको समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह से इसमें डेकोरेट किया गया। सो जो स्तूपा से संबंधित जितनी भी बातें आती है क्या किस तरह से उन स्तूपा को उसको डेकोरेट किया गया,
तो एक बेसिकली दो मौर्यन पीरियड से स्टार्ट हुआ, उसमें फिर एक डेवलपमेंट का फेज हमने स्तूपा से लेकर लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरह से इंडो संथियान्स के आने के बाद, ग्रीक के आने के बाद, आपके शकास के आने के बाद उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या चेंज हुआ, वो पूरा डेवलपमेंट, तो उस हिस्से से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गेट आउट कर सकते हैं। अगला जो पार्ट यहाँ पर आता है वो आता है स्कल्पचर का। स्कल्पचर में भी हमने इसके क्लाइमेक्स को देखा है। बुद्धा इज नेवर रिप्रेजेंटेड इन ह्यूमन फ्रॉम बुद्धिस्ट आर्ट बिफोर द क्रिश्चियन एरा। ये बात क्लियर है कि क्रिश्चियन एरा आने से पहले बुद्धा को कभी भी बुद्ध एक ह्यूमन के रूप में नहीं दिखाया गया, हमेशा उसे सिंबल से ही एक्सप्लेन किया गया। लॉयन हुआ, बुल हुआ, अशोक आपका चक्र हो गया, तो ये सारी चीजों से एक्सप्लेन करते थे। The adherent of Buddhist faith followed by the Yin-Yang path that mean the attaining salvation. But Buddha's presence in early Indian art is therefore suggested by symbols like Bodhi tree under which he attained enlightenment, the wheel of law, his footprints, the royal umbrella and the stupa and empty throne. ये सारी चीजें बुद्धा को रिप्रेजेंट करती थी, पर चीजें बदली जैसे क्रिश्चियन एरा आया। हमने जिस तरह से हिंदुइज्म में सनातन में टेंपल का डेवलपमेंट होना हुआ, हमने बुद्धिज्म में भी टेंपल का डेवलपमेंट देखा और फिर शुरुआत हुई किसकी, बुद्धा के रिप्रेजेंटेशन की। समय के साथ भारत पर कई इन्वेजन आए, पहले ईरानियंस आए, ईरानियन के बाद ग्रीक आए, ग्रीक के बाद इंडो ग्रीक, शकास, पर्थियान्स, कुषाण, ये सब अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आए, कुछ इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिला और उसमें ग्रीक के समय एक डेवलपमेंट देखने को मिलता है हेलेनिस्टिक आर्ट। जनरली अगर आप ग्रीक में देखोगे तो वहां पर मस्कुलाइन फिगर्स जो है वो दिखाए गए, मस्कुलिटी पर काम किया गया। पर इंडिया में जो भी रिलीजियस या स्कल्पचर का डेवलपमेंट हो रहा था उसका सीधा कॉन्टेक्स्ट जो होता था वो हुआ करता था आपके जो स्पिरिचुअलिटी है, रिलीजन है, रिलीजियस टेक्स्ट है उनसे, तो वो चीज हमें वहां पर देखने को मिले। अगर इसको समझते हैं तो आफ्टर अलेक्जेंडर्स इन्वेजन द इंडो ग्रीक, इंडो संथियान्स, कुषाण रूल्ड ओवर नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज. Under their patronage emerged a different style of sculpture popularly known as Greco-Roman Buddhist of Gandhar art. It was a product of combination of Hellenistic, West Asiatic and the native elements. Greek and Roman techniques modified according to Indian requirement were employed in the Gandhar sculpture. जब हम स्कल्पचर्स को देखें तो हमने गंधार, मथुरा और अमरावती तीन अलग अलग कैटेगरी में देखते हैं। पहला जो गंधार एक्सपीरियंस या सबसे पहले बुद्धा को एज अ ह्यूमन रिप्रेजेंट करने का काम हुआ वो इसी गंधार आर्ट में देखने को मिला। द पर्सन was given some of 32 suspicious bodily design associated with the महापुरुषाणा सच एज द प्रॉपर्टी। तो स्कल्प्स, उनके हेयर नोट, बंदी बिटवीन, इस सभी चीजों को क्या किया गया, डिफाइन किया गया किसमें, इस गंधार आर्ट वाला जो सेगमेंट था, इस आर्ट वाले सेगमेंट। In each case, it was produced by local artists, craftsmen working in the local tradition. अब मथुरा में वैसे ही यक्ष का एक ट्रेडिशन डेवलप हुआ और वैसा एक स्कल्पचर आपको कहां देखने को मिला, जो अमरावती कल्चर था उस अमरावती। समय के साथ स्ट्रक्चर्स बदले। जब मैं हेलेनिस्टिक आर्ट के बारे में बात करूं तो हम कहते हैं कि वहां पर बॉडी को मस्कुलिटी के साथ में क्या किया गया, शो किया गया उनके कैरेक्टर के हिसाब से, लाइक अ शोपीस। तो उस तरह से स्ट्रक्चर्स जो बनाए गए, जो वहां के रियल स्ट्रक्चर्स की इमेजेस है, जो अभी तक भी हमारे सामने क्या है, उपलब्ध है। परंतु जब इंडिया में इसका इंपैक्ट देखने को मिला तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के इंडिजिनियसनेस के साथ कन्वर्ट हुआ और उसको हमने स्पिरिचुअलिटी में डाल दिया। हेलेनिस्टिक आर्ट, अगर इसको डिफाइन करना चाहें, क्योंकि 3 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा जा सकता है, तो हेलेनिस्टिक आर्ट इज द आर्ट ऑफ द हेलेनिस्टिक पीरियड जनरली टेकन बिगन विद द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट in 323 BC and end of the conquest of Greek world by the Romans. Process will be 146 BCE. इसको हेलेनिस्टिक पीरियड कहते हैं और यहीं पर डेवलप हुआ इस आर्ट को हेलेनिस्टिक आर्ट। To properly depict these characters of the sculpture, the artists create a new variety of poses, as not every subject was an athlete, god or orator. Hellenistic sculptures prefer to base the pose and spirituality that can viewer would see something of the interest from every angle. Sometimes these poses seem to have a purpose, other time the reason seems to travel within a very momentary action, such as a star examine his own tail. तो इस तरह के कुछ बेसिक चेंजेस जो है ये हेलेनिस्टिक आर्ट में आपको देखने को मिलते हैं, जिनकी इमेज जो है मैंने आपको शुरुआत में शो की। अब इनसे इंस्पायर्ड होकर हमारे यहाँ गंधार बना, परंतु हमारे साथ में और भी लोकल आर्किटेक्चर स्कल्पचर स्कूल जो है वो डेवलप हुए, जिनमें हम गंधार, मथुरा और अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर के बारे में बात करते हैं। 3 डिफरेंट आर्ट ऑफ स्कल्पचर, जिनको देखा जाए तो 3 अलग अलग रीजन में डेवलप हुए और 3 अलग अलग कैरेक्टर्स जो है उन कैरेक्टर को शो करते हैं।
कैरेक्टर, जैसे कि गंधार आर्ट के बारे में बात की जाए तो ये आपका वेस्ट वाला, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला पार्ट था, वहां डेवलप हुआ। मथुरा के बारे में बात करें तो मथुरा इन सेंट्रल इंडिया में, और अमरावती के बारे में अगर बात करें तो ये आर्ट आपका डेवलप हुआ कौन से वाले पोर्शन में, सो ये आर्ट डेवलप हुआ अमरावती, जो सदर्न साउथ वाला जो रीजन था वो साउथ। रिप्रेजेंटेशन में अंतर आया, जो चीजें ये यूज करते थे, जो एलिमेंट्स जो यूज करते थे, उसमें भी एक चेंज हमको देखने को मिलता है, जिसको आप क्लियरली समझ पाएंगे। जैसे गंधार स्कूल में आपने क्या किया, तो ग्रे स्टोन जो है उसका यूज देखने को मिलता है। मथुरा में आपका रेड स्टोन जो है, सैंड स्टोन, उसका यूज देखने को मिलता है। और अमरावती में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो जो मार्बल है, व्हाइट मार्बल, उसका उपयोग देखने को मिलेगा। जनरली गंधार और मथुरा में बुद्धिज्म का डोमिनेंस रहा, फॉलोड बाय जैनिज्म, फॉलोड बाय सनातन। वहीं अगर आप अमरावती में जाएंगे तो सनातन के रिप्रेजेंटेशन आपको मिलते हैं, पर वहां बुद्धिज्म का भी एक बड़ा मार्क आपको मिलेगा हर आर्किटेक्चर। बुद्ध को योगी स्कल्पचर्स में दिखाने की कोशिश की गई, स्कल्पचर्स उनके आधार पर बनाए गए, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है बुद्धिज्म को शो करते हैं। बुद्धा से संबंधित जो आर्ट है उस आर्ट को शो करते हैं, जो किस एरा में डेवलप हुआ, जो उस कंप्लीटली या पोस्ट मोरियन फेज है, उस पोस्ट मोरियन फेज में उसका डेवलपमेंट जो है हम देखते हैं। इस स्लाइड में एक दिक्कत आ रहा है, मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूं। तो बेसिकली इस पूरे फेज का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो है वो कौन सा डेवलपमेंट है, गंधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। द थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड, जैसे पहला पार्ट आता है आपका कि गंधार कहां डेवलप हुआ, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। क्या दिखाया गया, बुद्धा को डिपिक्ट किया गया, क्या किस स्टोन का यूज किया गया, ग्रे स्टोन का यूज किया गया। मथुरा सेंट्रल इंडिया में डेवलप हुआ, कौन से स्टोन का यूज किया गया, तो उसके अंदर यूज किया गया आपका जनरली रेड सैंडस्टोन जो उसका यूज किया गया, और कहां डेवलप हुआ। और वैसे अमरावती में अगर बात कर ली जाए तो वहां क्या डेवलप हुआ, वहां व्हाइट मार्बल्स जो है, उन व्हाइट मार्बल्स का उपयोग किया गया। तो ये हिस्सा किससे संबंधित है, ये हिस्सा संबंधित है आप पोस्ट मोरियन स्कल्पचर से। और अगर इसी सेगमेंट में आगे बढ़ा जाए तो पोस्ट मोरियन फेज का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, और वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है आपका अफगानिस्तान से। इसी सेगमेंट में या इसी पीरियड में, पोस्ट मोरियन पीरियड में, अफगानिस्तान का जो बामियान वाला एरिया है, वहां पर बुद्धास के बड़े बड़े स्टेच्यूज जो है वो इंस्टॉल किए गए, किसी रॉक को, हिल को कट करके, उसी को क्रॉप करके। अब ये स्ट्रक्चर्स जो थे ये लंबे समय तक चल रहे थे, इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज को डिक्लेयर किया गया था, परंतु जब 2001 में वहां पर तालिबान का एंट्री होता है तो तालिबान इन्हें डिस्ट्रक्ट कर देता है। कुछ चीजें जो है वो तो बच जाती है, परंतु बाद में जब वापस तालिबान टू कवर करता है तो इसको सामने तोप रखकर इस पूरे स्ट्रक्चर को उड़ा देता है। सो बामियान अफगानिस्तान में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां से सवाल पूछा जा सकता है। सो 6th century monumental statues of standing Buddha carved in the side of the cliff in Bamiyan Valley in the Hazarajat region of the central Afghanistan. The statue represent the classical blended style of Gandhar art. The main bodies were blend directly from the sandstone cliff, but the details were modeled with the mud mixed straw coated with the stucco. It is the coat practically which were wore any away logo away was painted to enhance the expression of the faces, hands and fold of the ropes. The larger was the carmine red, and the smaller one was painted with the multiple colors. They were dominated and destroyed in March 2001 by Taliban. तो तालिबान ने इस पूरे कल्चर को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय करके रख दिया। और अब यहीं से अगर देखा जाए तो ये पूरा हिस्सा जो है मौर्यन या पोस्ट मौर्यन जो फेज है, उस पोस्ट मौर्यन फेज से बिलोंग करता है। अब जनरली मौर्यन और पोस्ट मौर्यन जो वाला पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था आर्किटेक्चर, क्योंकि जब आप एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर को डिस्कस करते हैं तो उसमें से महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर और गुप्ता आर्किटेक्चर जो है वही हिस्सा। जनरली इसके लिए एक प्रेफर्ड बुक जो है वो नितिन सिंघानिया को माना जाता है कि उस बुक के साथ में इस पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। बट अगर आप लोग उस बुक को फॉलो करें देन वेल एंड गुड, बट अगर नहीं भी फॉलो कर रहे हैं और आप सिर्फ लेक्चर्स पर है तो आप इन लेक्चर में जो पीपीटी में हमने चीजें लिख रखी है उनके नोट्स के साथ, और जो पीवाईक्यू वाला एक सेशन लेने वाले हैं आपका टॉपिक वाइज, वो पीवाईक्यू वाले सेशन के साथ इस पूरे सब्जेक्ट को डिटेल्ड में कवर कर सकते हैं। सेशन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, शायद कुछ अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। और इसके साथ में कल्पाक्ष सीसेट को लेकर एक क्लासेस जो है वो रेगुलर चला रहा है, जो डेली 6 PM आपको क्लास लाइव मिलता है। तो लाइव लेक्चर आनंद पांचाल सर के गाइडेंस में चल रहा है, आप उससे गो थ्रू हो सकते हैं। विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको यूपीएससी से संबंधित एक बड़ा सेगमेंट, जिसमें अगर आप बात करो तो स्टेट पीसीएस का भी एक बड़ा हिस्सा रहेगा, वो आपको कल्पाक्ष के इस ऑफिशियल चैनल पे मिलने वाला है। डेली करंट अफेयर्स मेरे खुद के द्वारा प्रेजेंट किए जा रहे हैं, बड़े लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको मैक्सिमम क्वालिटी देने की कोशिश की जाए।
सोर्स के नाम पे सिर्फ हम पीआईबी को फॉलो कर रहे हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, साथ में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। बहुत ज्यादा मल्टीपल सोर्स को हमने इरेज कर चुके हैं और उसी कॉन्सेप्ट पर बेस ये क्या चल रहे हैं पूरी क्लासेस। सो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।